तो एशिया की शुरुआत करें, 7 कॉन्टिनेंट है, सातों को हम एक एक करके देखेंगे और जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड रखेंगे समझते हुए, लेकिन ये नहीं कि हवा में उड़ते हुए। आप बोलेंगे ओके समझ में आएगा तभी आगे बढ़ेंगे। तो एशिया से शुरू करते हैं। एशिया, क्यों हम एशिया से शुरू करें? क्योंकि हमारा देश है, हमारा देश इसी में लाई करता है। एशिया के बारे में थोड़े से हम फैक्ट जान लेते हैं। एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें तो भी सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, क्योंकि दुनिया के 2 सुपर पावर पॉपुलेशन वाली चाइना और इंडिया, हम इस एशिया, मतलब तुम इस सिर्फ दोनों को मिला दोगे तो पूरे वर्ल्ड का 40% अकेले पॉपुलेशन 2 देश रखते हैं। पूरे वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है 800 करोड़, 850 करोड़ हो गई है। हालांकि ये ऑफिशियल डेटा है 850 करोड़, 8.5 बिलियन, लेकिन ये इससे भी ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि ट्राइबल्स हैं, उनको कौन काउंट करने जा रहा है? पता चला काउंट करने का तीर छोड़ दिया, कहानी खत्म हो गई। तो वो इस काउंटिंग में नहीं है ना। जिनका सर्वे या पॉपुलेशन वाला पार्ट होता है वही है। 850 करोड़ है तो इसका मतलब इससे ज़्यादा है। ये तो क्लियर है, ये मत समझना कि उतना ही है, ये हमको समझ में आ गया। तो इतने लोग हैं, 40% पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, तो ऑब्वियस सी बात है पॉपुलेशन होगा ही, ठीक है। एरिया वाइज भी बड़ा ही है। टोटल इस कॉन्टिनेंट में किसी को आइडिया कितने कंट्रीज हैं? 48 कंट्रीज है, ध्यान रखेंगे। पूरे 48 कंट्री है इस पूरे कॉन्टिनेंट में, और ये ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग 48 है। लेकिन 3 कंट्रीज ऐसे हैं जो अपने आप को बोलते हैं हम कंट्री, हमको भी मानो कंट्री, लेकिन उसको कंट्री नहीं माना जा रहा है। तो अनऑफिशियली 51 हो गया और ऑफिशियली 48। क्यों? क्योंकि चाइना के एडमिनिस्ट्रेशन में 3 कंट्री ऐसे हैं, एक मकाऊ, एक हांगकांग और एक ताइवान। ये तीनों समय समय पे बोलते हैं कि हम इंडिपेंडेंट है और हम चाइना के अधीन नहीं है, और चाइना अपना वीटो पावर यूज़ करके बोल देता है कि तुम मेरे अंडर में हो। तो बेचारे का जब वो वीटो यूज़ कर लिया तो फिर कोई मतलब ही नहीं बचता, वो अपना वो यूज़ करने के बाद, ब्रह्मास्त्र यूज़ करने के बाद। तो इसीलिए वो बेचारे तड़पते रहते हैं कि भाई हमको भी कोई एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज कर ले, लेकिन एज ए ऑफिशियल 48 है। इतना समझ में आ गया। तो इतना बड़ा 48 देशों को जानना है कि कौन कहाँ से है और किस साइड लोकेट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है एक साथ नहीं चलेंगे। इसको हम 4 हिस्सों में बांटने वाले हैं। मतलब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 4 हिस्सों में बांट सकते हैं कि एक हिस्से को ऐसे पढ़े, एक हिस्से को ऐसे पढ़े, एक हिस्से को ऐसे पढ़े, इस तरह। तो ऐसे हम 4 हिस्सों में 90 मतलब कंप्लीट 360 डिग्री होता है। 90 डिग्री पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा चीज़ें टुकड़ों में पढ़ेंगे तो आसानी होगी। तो आज हम इधर से शुरू करते हैं, इधर से होते हुए इधर से आ जाएंगे। कि देखो इसमें जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन और सबसे ज़्यादा मेन पार्ट है ना, 1 और 2, या इधर 1 रखो इधर 2 रखो, मतलब नीचे वाला पार्ट जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग भी है, और सबसे ज़्यादा टेंशन इधर ही होता है। देखो इधर इजराइल वाला टेंशन ही रहेगा, इराक ईरान, ये इधर भी तुमको मिलता ही रहेगा, क्योंकि इधर भी ऐसे इसलिए भी ज़्यादा टेंशन वाला कि इधर एक पाकिस्तान है और इधर एक बांग्लादेश है। तो अपना अपना जहाँ एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो इस साइड पाकिस्तान है तो गंदा होगा ही, और इस साइड बांग्लादेश वाला पार्ट है तो इधर भी गंदा होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, ये ज़्यादा गंदगी मतलब टेंशन्स हमेशा रहते हैं, शांति वाला समय नहीं चलता, ठीक है। तो हम इधर से शुरू करते हैं, इधर इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं, किन किन इधर कौन कौन से देश आ रहे हैं, उनकी कैपिटल क्या है और क्यों वो इम्पोर्टेंट है। अभी जियो पॉलिटिक्स में हम देख रहे हैं इजराइल और ईरान वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब टेंशन वाला अटैक और ये सब हो रहा है। तो इस पार्ट को हम थोड़ा सा लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्यारा भारत, इसको थोड़ा सा मैं रब कर दूं पहले, जो मैंने क्वाड्रेंट बनाया है। ठीक है, तो ये हमारा प्यारा भारत। इधर से हम चलेंगे तो हमारा बेटा जो 1947 में टूट के अलग हुआ, सही है ना। पाकिस्तान का हिस्ट्री पढ़ाओ, कितना पढ़ोगे, मतलब ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है हमारा, हिस्ट्री बहुत वास्ट है, अंत और शुरुआत पता ही नहीं चलता। यहाँ तो 1947 से इनकी कहानी शुरू होगी। पिता कौन था तो मोहम्मद अली जिन्ना था, माता कौन थी पता नहीं था, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, पाकिस्तान के जस्ट ऊपर अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के जस्ट ऊपर क्या है, अफगानिस्तान। अब देखो ये तो अखंड भारत का हिस्सा रहा है, इवन ईरान भी रहा है। ये वाला रीजन अशोका के टाइम पे ये हमारा था। अशोका क्या ब्रिटिशर्स के टाइम तक भी ये हमारा था, समझ में आई बात। पाकिस्तान हमसे कब अलग हुआ, 1947 में। अफगानिस्तान को कब ये किया, 1920 के अराउंड में, मतलब 1915 से 1920 का जो टाइम पीरियड था ना, उसी के आसपास, मतलब इनिशियल टाइम पीरियड ऑफ
20वीं सेंचुरी कह सकते हैं, 20वीं सेंचुरी की जब शुरुआत हुई ना तब वो उसको अलग कर दिया गया। अब तुम सोचो कि अफगानिस्तान को ब्रिटिशर्स ने अलग क्यों कर दिया, इसको हम अलग लेक्चर में कवर करेंगे। बस ओवरव्यू समझ लो, एक बफर जोन बनाने के लिए, बफर जोन समझते हो क्या होता है, क्या होता है बताओ? बिल्कुल, कनेक्शन, कंटिन्यूअस कनेक्शन ना हो। कंटिन्यूअस कनेक्शन का मतलब मान लो कि मेरे और इसमें दुश्मनी है और हम दोनों एक साथ बस की सीट पे बैठ रहे हैं, या तो कनेक्शन ज़्यादा ना, टच हो गया, टच कैसे किया मेरे को ये वो, तो एक आदमी बीच में रहेगा तो बफर जोन हो गया ना, कुछ भी सहेगा तो बीच वाला सहेगा, डायरेक्ट लड़ाई का नौबत नहीं आएगा। तो एक बीच की कंट्री अगर बीच में है, दो दुश्मनों या दो सुपर पावर के बीच में, तो सही रहता है। तो ये जो इजराइल और यूक्रेन जो युद्ध हुआ, ये इसी कारण तो हुआ। क्यों हुआ भाई? इजराइल बोल रहा हूँ, रशिया और यूक्रेन युद्ध, रशिया और यूक्रेन का जो लड़ाई हुआ वो क्यों हुआ? इसी कारण हुआ। क्यों? क्योंकि रशिया और नाटो के बीच में, जो लास्ट नाटो कंट्री है, नाटो जानते हो ना, अमेरिका की जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो नाटो की जो लास्ट कंट्री है और रशिया के बीच में यूक्रेन था एज अ बफर जोन। अब ये नाटो ने क्या किया, ऑफर दिया कि तुमको ये फैसिलिटीज देंगे, लोन देंगे, ये देंगे, तो नाटो ज्वाइन कर लो। तो रशिया को लगा कि जो बफर जोन था, तो नाटो अगर उधर चला गया तो नाटो, मतलब यूक्रेन उधर चला जाएगा तो नाटो आ गया ना, रशिया के बॉर्डर तक आ गया, तब तो कभी भी मिसाइल न्यूक्लियर बम दाग सकता ना, एक बफर जोन था। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये कि सदियों से तुम मेरे पक्ष में थे, हमने तुमको फंडिंग दी, सब कुछ किया, आज नाटो के साथ हाथ मिला रहे हो, तो ये लड़ाई उसका रीजन था, बफर जोन खत्म। तो उसी तरह रशियन एम्पायर की बात करें, देखो ये रशिया, आप देखोगे जब यूएसएसआर हुआ करता था, रशिया आज रशिया, लेकिन पहले क्या था? यूएसएसआर। फुल फॉर्म पता है किसी को यूएसएसआर की? ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सोशलिज्म की शुरुआत हुई तो ये 15 देशों का ग्रुप हुआ करता था, इसलिए इसको क्या बोलते थे? यूएसएसआर। यानी ये रशिया पूरा, ये जितने भी तान वाले हैं ना, द तान्स, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जितने भी तान वाले हैं, तो यहाँ तक था। बस एक देखो यहाँ तक आ चुका था रशिया, मतलब यूएसएसआर यहाँ तक था, और यहाँ तक इंडिया था, ब्रिटिशर्स। तो ये बस एक अफगानिस्तान एक रह गया, रशियन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर। समझ में आया? तो इसलिए उसको एज ए इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि अगर हम उस पर कैप्चर रखेंगे तो हम डायरेक्ट नहीं भिड़ना चाहते हैं। समझना, अगर अफगानिस्तान को अपने पास रखते तो बॉर्डर दोनों की हो गई ना, आ गई, तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते थे, जैसे इंडिया चाइना के बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट होता है। तो ब्रिटिशर्स एक एक्स्ट्रा वो नहीं चाहते थे, मतलब क्या बोलते, टेंशंस, कि फिर एक नए कंट्री के साथ हम बॉर्डर के लिए उलझे। तो एक उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। हाँ, ये थोड़ी बताएगा कि हम बफर जोन क्रिएट करें, क्या बताएगा? देखो हम आपकी आइडेंटिटी का सम्मान करते हैं, आपका मेरे से भी राजा होना चाहिए, हमारी दिल बहुत दरिया दिल समंदर सब है, ऐसे ही बताया जाएगा। लेकिन अंदर क्या है? बफर जोन, अपना सेफ्टी देखना है भाई। समझ में आ गया? तो अफगानिस्तान इसलिए क्रिएट किया गया पहले ही कि बफर जोन यूएसएसआर और ब्रिटिश एम्पायर में एक बफर जोन बना रहे, एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना रहा है। समझ में आई बात? उसके बाद चलते हैं मेन ईरान की बात करते हैं। यहाँ पे आयरन, ईरान, कैपिटल बताओ ईरान की? तेहरान, ठीक है। और जस्ट इसके बाद आता है इराक। इराक की कैपिटल क्या है? बगदाद, बगदाद। तो ये ध्यान रखेंगे, ईरान की तेहरान और ये बगदाद। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कभी कभी ईरान इराक का तो पता है, तेहरान और बगदाद है, तो कभी कभी इसका बगदाद और उसका तेहरान हो जाता है। कंफ्यूजन से दूर रखने के लिए क्या कहेंगे? ऐसे देखो, याद रहेगा, यहाँ रैन है ना, यहाँ रैन है ना, ऐसे याद रखना, दोनों में रन है ना, तेहरान, ईरान, मतलब रैन। तो लास्ट वर्ड से आप देख लेना, जिसका डीएनए होगा वही उसी का औलाद उसी तरह से निकलेगा। तो तेहरान का ईरान, ऐसे आप भूलोगे नहीं, ठीक है। और इसका जो ही सुप्रीम लीडर, उसका नाम क्या है? खमीनी, कमीनी नहीं, खमीनी, ठीक है। तो खमीनी ध्यान रखेंगे, उसका सुप्रीम लीडर है। तो इन्हीं के बीच में यहाँ पे ये इधर वाले पार्ट पे जा रहा। अब इस ईरान की हम बात करें तो ईरान को ये भी जान लो, पुराने ज़माने में इसको पर्शिया कहते थे। वो जर्मनी वाला प्रूशिया नहीं, पर्शिया। एक गेम भी है, एक हॉलीवुड की मूवी भी है, प्रिंस ऑफ पर्शिया। एक कंप्यूटर गेम भी आता है प्रिंस ऑफ पर्शिया के नाम से। पहले क्या क्रेज चलता था ना, जो भी फिल्म अच्छी आती थी ना,
तो जो गेम डेवलपर्स होते थे ना, वो क्या कर देते थे, गेम डेवलप कर देते थे, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी स्टंट हो, तो हर फिल्म का एक गेम बन जाया करता था। जो भी फिल्म, चाहे बॉलीवुड की क्रिश मूवी आए उसका भी गेम बन गया, हर चीज़ का गेम बना हुआ है, ठीक है। तो पर्शिया की आइडेंटिटी अलग थी। पर्शिया के लोगों को क्या बोलते हैं, पारसी बोलते हैं। पारसी समझते हो ना, पारसी हमारे यहाँ भी है। यहाँ पे जब पर्शियन का एग्जीक्यूशन हो रहा था, मारा जा रहा था मुस्लिम्स और ये जो मतलब कम्युनिटी टसल्स कह सकते हो, तो यहाँ से पर्शिया ने अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर ली और पर्शिया से बहुत सारे लोग आके इंडिया माइग्रेट हुए, जिसमें से रतन टाटा वाले जो फैमिली है वही उन्हीं का है। मतलब वो नहीं आते तो आज टाटा हमारे पास नहीं होता, कहने का मतलब ये सिंपल सा 100 बात की एक बात। तो ये जो टाटा हो गया, महिंद्रा, ये टाइप के जो लोग हैं सब क्या है, पारसी लोग हैं। ढीकरा ढीकरा बोलता, अरे ढीकरा सुना है ना, फिल्मों में देखा होगा, ढीकरा वर्ड यूज़ करते हैं। वो उस धमाल मूवी में भी था, सुनाते हुए जा रहा था ना कि अपने हमारो ढीकरो और अपने पापा का, बस अपने कहाँ गोवा कहाँ तक पहुँच जाएंगे, नहीं वो तो साउथ इंडिया वाला था, ठीक है, डीक्रो वाला था एक उसमें। चलो, तो पर्शिया वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। अब देखो पर्शिया के आगे चलेंगे तो इराक आएगा। थोड़ा सा इसको हम दूसरे पे देखते हैं। इधर देखो, ईरान मेन इधर वाला समझना, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला तो हमको दिक्कत नहीं आएगा, हमारे पड़ोसी है तो उतना पता है। तो यहाँ पे आएगा ईरान 1 नंबर, ईरान के बाद क्या आएगा, इराक 2 नंबर, उसके बाद यहाँ पे चलो सीरिया, ये भी नाम आपने सुना होगा, काफ़ी न्यूज़ में रहता है नेगेटिव कारणों के कारण, क्योंकि यहाँ के जो घर आप देखोगे ना, गूगल करके देखना, कोई घर ढंग का नहीं मिलेगा, सब उजड़े चमन घर मिलेंगे, क्योंकि आप निकल रहे और कब बॉम्ब गिर जाए पता नहीं, तो मरम्मत क्यों करवाए, पता चला खर्चा करा के मरम्मत कराए, अब समझ रहे हो ना, गृह प्रवेश करा रहे बॉम्ब गिर गया वो क्या कहानी, फिर से मरम्मत करवाए, तो साइकिल चलता रहेगा मरम्मत का, इससे बढ़िया वैसे छोड़ दो भाई, खंडहर में रहो। तो सीरिया वाला पार्ट है, आतंकवादियों का गढ़ कह सकते हैं। एक फिल्म भी इस पे बनी थी एयरलिफ्ट नाम की, जिसमें वहाँ से अक्षय कुमार शायद था ना, वो निकालना था। देखा है किसने एयरलिफ्ट, नहीं देखा, कोई बात नहीं, समझ लेना। अब देखो यहाँ पे ये सीरिया हो गया। अब ये देखो, ये वाला जो पोर्शन ये दिख रहा है, ये है लेबनान, नाम सुना है लेबनान का। और यहाँ पे ये वाला जो देश है ये है जॉर्डन, एक जूते की कंपनी भी है जॉर्डन, है ना, काफी महंगा आता है शायद, क्या 37 लाख का, इतना महंगा ब्रांड है, औकात से बाहर है, कोई बात नहीं, मतलब जानने में क्या दिक्कत है, भले बाहर है, पहने ना पहने, कॉपी कैट लगा देंगे ना, जॉर्डन अपने से स्प्रे करके लिख देंगे जॉर्डन ठीक। तो जॉर्डन एक कंट्री है, जॉर्डन में 7 वंडर्स भी है, ये ध्यान रखना है। कौन सा 7 वंडर्स है बता सकते हैं? 7 अजूबे में से एक अजूबा जॉर्डन के अंदर है, बताइए। नहीं, वो ब्राज़ील में, ऐसे वाला ब्राज़ील में है। तुमको तो बड़ा DDLJ बहुत, शाहरुख खान बहुत पसंद है क्या? ऐसे बाहों में आ जाओ। हाँ जी, कोई बता सकता है जॉर्डन में कौन सा 7वां अजूबा है? नहीं, वो मैक्सिको में है। UPSC एस्पिरेंट्स प्लीज बताइए, 7 अजूबे सुनते आ रहे बचपन से, 7 अजूबा तेरे 8वां हमारी जोड़ी। नहीं पता, सुना तो है ना 7 अजूबे 7 वंडर्स। जूता अरे गोचू, देखो एक नाम है पेट्रा, पेट्रा ये है आपका 7 वंडर्स में से एक। ये है क्या? पूरे पहाड़ को कट करके एक राजमहल बनाया गया है, सिंगल माउंटेन को कट करके नक्काशी करके एक राजमहल की तरह बनाया गया है। अगर मैं दिखाना चाहूँ, 1 मिनट रुक जाओ, उधर भाग गया। चलो इसको होने दो, दिखा दूंगा अभी। तो ध्यान रखेंगे, जॉर्डन
यहाँ से वापस से चलते हैं, ईरान, फिर इराक, उसके ऊपर सीरिया, सीरिया के नीचे लेबनान, और लेबनान के नीचे ये बड़ा सा ये दिख रहा है ना, ये बड़ा सा नहीं छोटा सा ही है, ये इजराइल है। इसको थोड़ा सा ऐसे देखो, जूम आउट करके थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। इजराइल ये देखो, इतना HD इमेज नहीं है लेकिन समझ में आ जाएगा। देखो ये ऊपर लेबनान अभी हमने बात किया, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ा टेंशन वाला पॉइंट है, ये ध्यान से समझना है ये वाला पार्ट को। ये लेबनान हो गया, ठीक, और ये है जॉर्डन जो अभी हमने बात किया। ये इस ट्रायंगल दिख रहा है ना, एक तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा दिख रहा है। यहाँ से देखो एक एंगल इधर, एक एंगल इधर, और एक ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, आइसोसेलेस टाइप का समझ लो। तो ये है इजराइल। अब इजराइल का केस क्या था, वर्ल्ड वार जब सेकेंड हुआ ना, तो यहूदियों की हालत खराब कर दी हिटलर ने, ज्यूज को मारना शुरू कर दिया। आपको पता है ना, एग्जीक्यूशन, वो कंसंट्रेशन कैंप में मारा करता था, एक्सपेरिमेंट्स करता था। तो हुआ क्या कि इंग्लैंड जो जीता, इंग्लैंड कौन से में था, एलाइड वाले में था, हम ओवरव्यू बस जान रहे हैं। तो उनके एग्जीक्यूशन के लिए, हिटलर से बचाने के लिए उनको एग्जीक्यूट करके उनको एक तरह से एक जगह दिया कि आप सेटल डाउन हो सको। तो यहूदियों को यहाँ ट्रांसफ़र किया गया। समझ में आई बात? तो ये एक्चुअली में ये जो जगह हुआ करता था वो फिलिस्तीन हुआ करता था। फिलिस्तीन नाम सुना है, नाम सुना होगा। तो फिलिस्तीन हुआ करता था। अब धीरे धीरे जो इजराइल के ज्यूज आए, तो अब वो अपने सर्वाइवल के लिए, एक कहावत है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ताकतवर है वही रूल करेगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो जो यहाँ पे फिलिस्तीन वाले जो थे, तो उनकी कहानी धीरे धीरे सिमटते चली गई और इजराइल उन पे हावी होता चला गया, क्योंकि उनके साथ यूरोप में बहुत बुरा हुआ, बदला, फ्रस्ट्रेशन, तो ये सब कह सकते हो। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये पूरा, ये जो रेड वाला जो इलाका आपको दिख रहा है, ये रेड कलर में, तो ये रेड पूरा हुआ करता था। कुछ जगहों पे इजराइल आए थे, मतलब ज्यूज आए थे, लेकिन ओवर द पीरियड धीरे धीरे ब्लू वाला हावी होता चला गया, रेड सिकुड़ता चला गया। यानी फिलिस्तीनियन पीपल, जो मुस्लिम वाले लोग थे, फिलिस्तीन के सिटीजन्स कैसे थे, मुस्लिम्स थे, तो मुस्लिम वाले सिकुड़ते चले गए और यहूदी जो थे यानी ज्यूज थे वो बढ़ते चले गए। तो ये जो फिलिस्तीन जो पूरे पे फैला हुआ था, अब सिर्फ दो पार्ट में, मतलब बीच में भी इन्होंने काट दिया, किसने, ज्यूज वालों ने। तो इधर जो एक छोटा सा रीजन में मुसलमान रहते थे उसको बोला गया गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी, जो आप सुनते, गाजा में अटैक हो रहा, सुनते होंगे, न्यूज में काफी रहा। तो इधर वाला स्ट्रिप जो बच गया, जहाँ पे फिलिस्तीन वाले लोग रहते थे, जो मुसलमान वाले पार्ट थे, वो गाजा स्ट्रिप हो गया, यानी वेस्ट साइड में। समझ में आई बात? और ये जो बड़ा सा एरिया, यानी मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इधर जो मुसलमानों की इधर बिखर के रह गई, सिमट के रह गई, तो इसको क्या बोला गया, फिलिस्तीन बोला गया, या वेस्ट बैंक। दूसरा नाम क्या है इसका, वेस्ट बैंक। नाम सुना है वेस्ट बैंक का? मतलब ये मत समझना बैंक है कोई, मतलब किनारा हो गया एक तरह से, किनारा बैंक बोलते हैं, रिवर के किनारे को भी तो हम बैंक बोलते हैं ना, तो इसलिए वहाँ पे नाम आया ये वेस्ट बैंक वाला, ठीक है। तो और राम अल्लाह, राम और अल्लाह क्या नाम है देख रहे हो, सवाल आएगा राम अल्लाह कहाँ पे, तो आपके फिलिस्तीन में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये वेस्ट बैंक में। और यहाँ इसकी कैपिटल क्या इन्होंने बनाया, देखो फिलिस्तीन बोलता है। देखो जेरूसलम अपने आप में बड़ा कंट्रोवर्शियल जगह है। जेरूसलम क्या है, तीन धर्मों का एक तरह से बरमूडा ट्रायंगल है, तीन धर्मों का, मुसलमानों का, ज्यूज का और क्रिश्चियनिटी का। बता सकते हैं जेरूसलम, मतलब जो जेरूसलम है, क्यों इन तीन धर्मों का एक कनेक्टिंग पॉइंट है, बर्थ प्लेस है जीसस क्राइस्ट का। अब देखो यहूदियों का भी वही चीज़ है। अब यहाँ पे हम अलग ट्रैक पे चले जाएंगे, बस अभी फिलहाल उसको हम कहीं और डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी समझ लो कि जो इनके धर्म का जो ओरिजिन हुआ ना, यहीं से, तीनों धर्म का ओरिजिन यहीं से हो रहा है। ज्यूज, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम वाला पार्ट, उनका जो ओरिजिनल था, प्रॉफिट मोहम्मद की हम बात नहीं करें, उससे ही पहले जो चीज़ हुआ, कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो ये तीनों वहीं से लिंक है। और प्रॉफिट मोहम्मद का भी आता है कि वो जाते हैं तो फिर वो रिटर्न आते हैं, वापस से एक बार आते हैं, तो ये जेरूसलम में ही आता है। तो एक तरह से उनका तीनों धर्मों का पवित्र तीर्थ स्थल है, एक तरह से कह सकते हैं। तो भाई तीनों धर्म चाहेंगे कि हमारा कंट्रोल हो, जेरूसलम पे जिसका कंट्रोल हो, तो समझ लो ना, पैसा, इकोनॉमी, पावर, सब कुछ आएगा। तो इसीलिए टसल का। तो फिलिस्तीन की भी कैपिटल जेरूसलम बोलते हैं, इजराइल भी बोलता है हमारा कैपिटल जेरूसलम है। तो यही सारा खेल चल रहा है यहाँ पे। तो ये ध्यान रखेंगे, इजराइल वाला पार्ट यहाँ पे ये है। यहाँ फिलिस्तीन दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक आपका वेस्ट बैंक और एक गाजा पट्टी यानी गाजा स्ट्रिप। ये क्लियर ध्यान रखेंगे। और ये इन्होंने इनको
कंसोलिडेट करके कैप्चर कह लो या एक तरह से उस पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इतना समझ में आया कैसे चीज़ें चल रही हैं। अगर हम आगे चले, एक यहीं पे आपको मिलेगा डेड सी। नाम सबने सुना है डेड सी का? ठीक है, तो ये इजराइल हो गया, ये वेस्ट बैंक हो गया, ये गाजा स्ट्रिप हो गया। हमेशा आपका इजराइल ऐसे ही दिखेगा, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक। एकदम दिमाग में अब सेट होना चाहिए कि गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक दोनों कंबाइन एक तरह से, जैसे हमने बंटवारा किया था ना, हिंदुस्तान से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो शुरू में कुछ पाकिस्तान इधर मिला था और उधर भी मिला था ना, यानी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। बाद में ईस्ट पाकिस्तान क्या बन जाता है? बाद में बांग्लादेश बनता है। समझ में ही बात? सेम वैसा ही समझ लो, ये बीच में इंडिया हो गया, इधर एक पाकिस्तान है उधर पाकिस्तान, इसलिए इंडिया के साथ उसके अच्छे टर्म्स है, मतलब हमें सपोर्ट काफ़ी करता है। तो डेड सी यहीं पे है, बहुत ही जो डेड सी है ना, इसका सैलिनिटी पूरे धरती पे सबसे ज़्यादा है, मतलब खारापन जो कहेंगे। 1 लीटर पानी में जनरली, हमने कल भी बात किया था कि 1 लीटर पानी अगर हम समुद्र से निकाले तो उसमें जब हम इवापोरेट करेंगे तो जो नमक बचेगा, रेसिड्यू बचेगा, 30 से 40 ग्राम बचता है। 1 लीटर पानी में कितना नॉर्मली होना चाहिए? होता है 30 से 40 ग्राम। डेड सी का 1 लीटर पानी निकालेंगे तो 400 ग्राम, 440 ग्राम तक नमक निकलेगा। सोचो कितना ज़्यादा नमक इसमें मिक्स है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे आदमी डूबता नहीं है। डूबता मतलब कि आप कुशाल को भी तैरने नहीं आएगा तो ऐसे कूद जाएगा तो वो भी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वो डूबने नहीं देगा, लाश की तरह तैरता है, इसलिए इसका नाम क्या? डेड सी। कहाँ पे ये लागू होता है, मतलब ये इसका बॉर्डर कहाँ शेयर होता है? तो एक देखो पूरा जॉर्डन दिख रहा है, इजराइल भी आ गया और इधर वेस्ट बैंक भी आ गया। अब यहाँ पे ग्लिच करेगा आपके साथ, कभी कोई एग्जाम आप दे रहे होगे, ऑप्शन में खेल खेला जाएगा। ऑप्शन अगर दिया कि इट सराउंड द बॉर्डर या शेयर द बॉर्डर विथ जॉर्डन इजराइल, एक ऑप्शन ये रहा इजराइल और जॉर्डन के साथ शेयर कर रहा है। एक ऑप्शन रहा फिलिस्तीन, इजराइल और जॉर्डन। किसके साथ जाओगे? दोनों ऑप्शन में फिलिस्तीन आएगा, सिर्फ इजराइल जॉर्डन आएगा, या इजराइल फिलिस्तीन और जॉर्डन तीनों आएगा? एक बार तो सवाल ये भी था, ये भी दे दिया, फिलिस्तीन भी दे दिया, और ऑप्शन में एक और दे दिया कि जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक। आप बोलो, अब वेस्ट बैंक वाला करोगे या फिलिस्तीन वाला करोगे? इजराइल वाला करेगा। अच्छा, एक सवाल आता है यहाँ पे, अभी समझो, इजराइल क्या कंट्री है क्या? पहले ये बताओ। सवाल तो ये है ना, इजराइल मतलब कि रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन। क्या इजराइल कंट्री? इजराइल का तो ये फिलिस्तीन कंट्री है, फिलिस्तीन कंट्री नहीं है, उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला एज ए कंट्री। हम बात करते हैं कि वर्ल्ड में टोटल कितनी कंट्री है, तो हम क्या बोलते हैं? 193 कंट्री है ऑफिशियली। और ऐसे देखोगे अनऑफिशियली जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि भाई हम भी एक कंट्री है, मान लो भाई, हमारे को भी मान लो, तो इस तरह से 250 के करीब 248 250 के अराउंड में कंट्रीज हैं अनऑफिशियली जो क्लेम कर रहे हैं, बट यूनाइटेड नेशंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। समझ में आई बात? अच्छा, क्या आसान है क्या? मान लो कोई एक आइलैंड मिल गया या कोई एक ज़मीन का टुकड़ा मिल गया और महावीर बोले ये मेरा जो खेत है एक देश है, तो क्या वो एक्ट करेगा एज ए कंट्री? अरे नहीं करेगा ना, इतना आसान थोड़ी है कि कंट्री रिकॉग्नाइजेशन जरूरी है। रिकॉग्नाइजेशन कम से एटलीस्ट 18 से 20 देश उसको रिकॉग्नाइज करे एज ए कंट्री, क्योंकि जब तुम उसको कंट्री रिकॉग्नाइज करोगे तब तो तुम अपनी एम्बेसी खोलोगे, पासपोर्ट उसका होगा, अपना पीएम प्रेसिडेंट होंगे उस कंट्री के, डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव्स चाहिए ना। तो मान लो 10 लोग हैं जिसमें से 7 लोग तो पीएम प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो 3 लोगों को 7 लोग मिलकर 3 लोगों को रूल करेंगे। भाई इतना तो होना चाहिए ना, एक एमपी पे 10 लाख लोग जनरली होते हैं, पता है ना, हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो ऐसे ही बटा हुआ है। तो 10 लाख पॉपुलेशन एक है, 100 है, तो उस हिसाब से पॉपुलेशन भी तो होनी चाहिए, उसको रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि ट्रेड होगा उस देश में तो हर चीज़ मिलेगा नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो होगा, उसकी अपनी करेंसी होगी। भाई तुम पैसा दे रहे हो तो हम मानेंगे नहीं, तुम देश नहीं हो तो तुम्हारा करेंसी मानेंगे नहीं, करेंसी का भी रिकॉग्निशन तो चाहिए। तो इस एटलीस्ट 18 से 20 देश रिकॉग्नाइज करे यूनाइटेड नेशन में, हाँ हम मानते हैं कि ये देश है, तब वो देश की तरह वो पास आउट होगा कि हाँ ये देश है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे नहीं हो पाता है देश। और इजराइल को सपोर्ट कौन कर रहा है? यूएसए करता है, पता है ना आपको, सपोर्ट करता है।
फिर पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप जब से गांजा फूक के ही टाइट रहता है तो सुबह कुछ और बोलेगा, रात तक होते होते अलग ही मोड में। कल हमने बात किया था इसके ऊपर, हाइट ऑफ नशा क्या हुआ। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखो वापस से यहां पे आते हैं। ईरान हो गया, इराक हो गया, इराक के बाद यहां सीरिया हो गया जस्ट उसके ऊपर। उसके बाद तुमको लेबनान आ जाएगा, यहीं पे अटैक भी किया था। और लेबनान के पास ही आपको क्या मिलेगा, एक और इजराइल। देखो एक तो फिलिस्तीन वाला एरिया कैप्चर कर लिया ना, मतलब पूरा नहीं किया, धीरे धीरे कैप्चर कर लिया ना, सिक्योर तो रख दिया ना फिलिस्तीन वालों को। उसके बाद लेबनान में एक और जगह है, पहाड़ी इलाका, जिसका नाम क्या है, कौन सा हाइट है, गोलन हाइट। है ना गोलन हाइट, ध्यान नहीं है आर्यन, गोलन हाइट याद नहीं है? अरे एक न्यूज भी आया था कि फुटबॉल खेल रहे थे बच्चे, उस पर अटैक कर दिया, कुछ बच्चे मारे गए, याद आया होगा कुछ तो ऐसा न्यूज था। फुटबॉल खेलते हुए स्टेडियम वाले पे अटैक हो गया, गोलन हाइट्स। ठीक है, तो क्या हुआ कि गोलन हाइट का भी इलाका है जो लेबनान के पास है, तो इसराइल बोलता है ये भी हमारा है। एक तो उसको वहां पे दिया गया, धीरे धीरे कैप्चर कर रहा है, और आन दे जितना आना आन दे। तो गोलन हाइट्स मतलब लेबनान के साथ भी उसके टशल्स है, कहने का मतलब ये है। और यहीं पे उसका टेररिस्ट संगठन कह सकते हैं। हर देश में अपना अपना, जितने मुस्लिम वाले पार्ट पे हैं, तुमको एक आतंकवादी संगठन बता ही दिए हैं। धीरे धीरे पहले तो वो मुजाहिदीन अपने आप को बोलते हैं, हम जिहाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कौन सा है, हिजबुल्ला, नाम सुना है हिजबुल्ला? तो वो कहाँ है, लेबनान में, ये उनका संगठन है। यानी ये संगठन, अब देखो ये संगठन क्यों बनाए जाते हैं, आईसिस पाकिस्तान ने क्यों बना दिया। अब मान लो पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करना है तो डायरेक्ट करेंगे तो यूनाइटेड नेशन से लेके हर जगह कंडेम्ड होगा। तो बैकग्राउंड पे अटैक कभी कराना हो, इसी संगठनों का यूज़ किया जाता है ना। कि हमने कहाँ बोला, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, आतंकवादी है। तो ये खुद ही गवर्नमेंट क्रिएट करती है, बाद में उसको ही पछताना पड़ता है, समझे, बाद में उनको खुद से पछताना ही पड़ता है इस चीज़ का। तो ध्यान रखेंगे, ये लेबनान हो गया, इजराइल हो गया, उसके बाद ये जॉर्डन हो गया। जॉर्डन के बाद ये बड़ा सा आपको दिख रहा है, सबसे बड़ा ये इधर के रीजन का क्या नाम है इसका, सऊदी अरेबिया, अरब बोलते हैं ना। तो सऊदी अरेबिया ध्यान रखेंगे, सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है, रियाद। सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है, रियाद। और मुसलमानों का जो धर्म की शुरुआत होती है यहीं पे होती है, और इनका जो तीर्थ स्थल है मक्का और मदीना। नाम सुना है मक्का मदीना? तो मुसलमानों का ये होता है कि जीवन में एक बार हज यात्रा करना होता है। तो हज यात्रा जो सुनते हो वो कहाँ जाते हैं, मक्का और मदीना जाते हैं, वहाँ पे वो अपना वो जर्नी करते हैं, जैसे हिंदू लोग करते हैं तीर्थ स्थान, वैसे ही। ठीक है, तो इसी रीजन पे है। उसके बाद आ जाओ यहाँ नीचे, यमन दिख रहा है, यमन। यमन में भी कुछ संगठन ऐसे बने हुए हैं जो हमेशा इस रीजन में अटैक करते रहते हैं। बता सकते हो यमन में कौन सी संगठन है जो पायरेट्स का भी काम करता है? पायरेट्स जानते हो कौन होते हैं, समुद्री डाकू जो होते हैं ना। तो इस इलाके में जो भी तेल के कनस्तर, ये देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, तो यहाँ से कोई भी तेल आ रहा है तो यहाँ के डाकू एक्टिव रहते हैं, वो एक पट्टी लगा के, और लूटपाट की घटनाएं होती रहती है। तो बता सकते हैं यमन के कौन से ये ग्रुप है जो ये एक्टिव रहता है इस काम में, और ये इजराइल पर अटैक करते रहते हैं समय समय पे? हुदीज रिबेल, हुदीज करके ना है, ठीक है, हुदीज रिबेल कहते हैं उनको, तो ऐसे ही नाम है उनके। अब क्या करेंगे, तो यमन हो गया। यमन के बाद यहाँ पे क्या आता है, ओमान, नाम सुना होगा ओमान का, ठीक है। उसके बाद ओमान के बाद ये जो दिख रहा है ना आपका, ये है यूएई, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ये 7 इमिरेट्स से मिलके बना हुआ है, मतलब 7 इमिरेट्स। मतलब इमिरेट्स का मतलब देखो क्या होता है इनके टर्म्स में, मुसलमानों के टर्म्स में बात करें तो हमारे यहाँ रजवाड़े होते थे ना, तो यहाँ पे भी एक प्रिंसली स्टेट कह सकते हो। तो 7 प्रिंसली स्टेट्स मिलके यूएई बना हुआ है, यूनाइटेड अरब के जो इमिरेट्स थे, ठीक है। आमिर बोला गया, मतलब यहाँ पे हम लोग किंग बोलते हैं ना, एक रजवाड़े का हेड कौन हो गया, मुसलमान है तो सुल्तान बोल देते होंगे या नवाब बोल देते होंगे। और क्या बोल सकते हैं मुसलमान लोग,
अभी भी नहीं, मैंने इंडिया में जो रूल किए मुस्लिम्स, तो या तो टर्म टाइटल क्या यूज किया, सुल्तान किया, नवाब किया, शहंशाह, हाँ शहंशाह, बादशाह, अरे हो गया बस, ठीक है। तो ये हो गया। और हिंदू वाले लोगों ने रूल किया वही महाराज, महाराजा धीराज, विक्रमादित्य, पेशवा, मराठाओं ने पेशवा यूज किया। तो इस टाइप से टर्म है। तो यहाँ पे आमिर यूज करते थे, जो हेड होते थे क्या बोलते थे, आमिर, आमिर खान नहीं, आमिर, जो अमीर जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे ना, तो अरब में क्या बोला जाता है, आमिर, ठीक है। तो एमिरेट्स वही आ गया, समझ में आई बात। तो 7 एमिरेट्स में से आपके सबसे फेमस कौन सा है, दुबई। एक एमिरेट्स कौन सा है, दुबई। दूसरा है शारजा, नाम सुना है शारजा का, शारजा कब पे, तुमको तो सुना होगा, शारजा का नाम नहीं सुना है, हे भगवान, शारजा, अरे जगह प्लेस का नाम है शारजा। 7 जगह मिला के यूएई बन रहा है। तो एक तो हो गया दुबई, दुबई भी क्या समझ रहा था, राजा का नाम दुबई जगह हो गया ना। तो 7 जगहों में से एक दुबई हो गया। दूसरा शारजा, शारजा में जो मैच होते हैं, शारजा कप हुआ है कितनी बार, सचिन और इसमें 99 पे इतनी बार आउट हुआ है, पाकिस्तान और शारजा का मैच, वकारी 19 और ये काफी मैचेस यहाँ पे हुए करते थे, और यहीं से सट्टा खेला जाता था दाऊद इब्राहिम के द्वारा। तो शारजा, उसके बाद एक और अबू धाबी, नाम सुना है अबू धाबी, इसकी कैपिटल भी यही बनाई गई। तो ऐसे 7 है एलिमेंट्स, समझ में। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो एक छोटा सा आइलैंड आपको दिख रहा है, जिसका नाम है कतर। और कतर के आगे एक और उससे भी छोटा, एक छोटा सा आइलैंड यहाँ पे दिखेगा, जो दिख भी नहीं रहा है ऐसे, बहरीन, ठीक है। तो बहरीन, और उसके बाद यहाँ पे चले तो ये है कुवैत। कुवैत का तो नाम सुना होगा। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी इसी भाई साहब की है, कुवैती दिनार। कुवैत की जो दिनार है ना, सबसे महंगी करेंसी है वर्ल्ड की। अगर हम आज की बात करें, एकदम आज करंट की तो एकदम नहीं बता पाऊंगा, 1-2 दिन पहले की बता देता हूँ। लगभग एक कुवैती दिनार में 270 या 265 रुपए है। डॉलर कितना है, 85-86 क्या, हाँ तो इधर से ही कुछ हुआ है, मतलब कुवैत या सीरिया, मुझे देखना एक बार। तो सबसे महंगी करेंसी कुवैत की, ध्यान रहेगा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ध्यान रहेगा। तो प्लीज ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देखो ये जो जगह है ना, मुसद्दम नाम का एक आइलैंड है जो ओमान कंट्रोल करता है। यानी आप देखोगे ये जो स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट हमको पता है अच्छे से कि 2 लैंड मासेस के बीच से जो वाटर पैसेज जाता है, यानी 2 तरफ जमीन और बीच में पानी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलेंगे, STRAIT, स्ट्रेट। तो यहाँ पे देखो ईरान का ये हो गया, और यहाँ पे मुसद्दम ओमान का ये कंट्रोल हो गया। तो यहाँ जो पासेज ऑफ शिप हो रहा है ना, ये स्ट्रेट कहला रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये पर्शियन गल्फ और ये रेड सी यहाँ पे है। तो ये लोकेशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि पर्शियन गल्फ कहाँ है। पर्शियन गल्फ यानी ईरान का पुराना नाम था, तो इसलिए यहाँ पे पर्शियन आ गया। और इधर रेड सी है। रेड सी क्यों, क्योंकि आयरन की मात्रा ज़्यादा है यहाँ पे, तो लाल कलर का वो विजिबल होता है, समझ में आई बात। तो रेड सी आपका यहाँ पे हो गया, पर्शियन गल्फ यहाँ पे है, उसके बाद यमन, ओमान, और टोटल 6 कंट्रीज हैं आपके गल्फ कंट्रीज कहलाते हैं, सॉरी 7 कंट्रीज हैं इधर वाले, इराक, उसके बाद सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, उसके बाद कतर, बहरीन। ये जो कंट्री, इन कंट्रीज को गल्फ कंट्रीज कहते हैं, क्योंकि 2 गल्फ हैं, ये गल्फ हो, कहाँ गया, ये गल्फ हो गया, और एक ये है ओमान गल्फ, ये पर्शियन गल्फ। गल्फ का मतलब 3 साइड से जमीन से गिरा हो, एक साइड ओपनिंग हो। ज़्यादा ओपनिंग वाइड होगा तो क्या होगा, बे होगा, नैरो होगा तो गल्फ होगा। तो पर्शियन गल्फ है, इसका मतलब देखो यहाँ 1 हो गया, इधर 2 और इधर 3, तो ये गल्फ कहलाया, क्योंकि 3 साइड से जमीन से गिरा है, तो ये गल्फ कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा।